पहुंच रहा है और सुबह सुबह उस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर हाजिर होते हैं जब आप घर के अंदर ठिठुरती सर्दी में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की ये खासियत है कि आप घर के अंदर पल पल की खबर रखते हैं, देश दुनिया पर हमारी नज़र रहती है और वो नज़र हम सीधे आपके घर तक पहुंचा रहे हैं कि आज के दिन में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है तयशुदा फॉर्मेट के मुताबिक हम तारीख के पन्नों को भी खंगालते हैं और तारीख में आज के दिन की अहमियत क्या है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और तारीख में आज के दिन की अहमियत, इस पर नजर डालते हैं मेरे साथी सनम एजाज। साहिल अमीन। तारीख की बात की तो आज तारीख जो है जनवरी है, नया साल 2024 का है और नए साल की 4 तारीख है और 3 तारीख है। और 3 तारीख से पहले आज के दिन पे यानी पिछले माजी में आज के दिन पे तारीख के अवराक को अगर पलटे तो आज के दिन पे क्या कुछ हुआ और वो सबसे पहले आपको बताते चले अमन की बात। और अमन की बात अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में शांति निकेतन अमन का पैगाम अमन का गहवारा माना जाता था। 1894 और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पोष मेले का इफ्तिताह किया। वो अमन की बात को लेकर वो मेला था और उस मेले में हर फिरके के हर तबके के लोगों को इकट्ठा किया गया था। और शांति निकेतन जो कलकत्ता के शहर में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पोष मेले का इफ्तिताह किया था। साल था 1894, 120-25 साल पहले या 135 साल पहले की तारीख है। और 1921 आज का दिन। और आज के दिन पे जब अमन की बात होती है तो तुर्की, जब वो बड़ी तुर्की से लेके दूसरे जो है आर्मीनिया, ये 2 ममालिक थे और तब एक बड़ा इलाका जो था वो अमन के गहवारे के तौर पे माना भी जाता था। सुल्तानत उस्मानिया जिसे कहा जाता था और सुल्तान उस्मानिया में तुर्की का बड़ा या तुर्की में अहम मेंबर था। तो तुर्की और आर्मीनिया का 1921 में आज ही के दिन पे अमन के लिए महादा भी हुआ था। और जब अमन की बात आती है तो जंग जदल या बाकी मामलात हों उनमें बहुत से लोग लापता गुमशुदा हो जाते हैं। और फिर 1943 1943 आज का दिन था, पहली बार गुमशुदा अफराद के लिए टेलीविजन जो मालूमात हैं वो पहली बार टेलीविजन पर नशर की गई। खबरें वगैरह जो होती थी उस टाइम उतना टेलीविजन का दौर नहीं था, तो उस दौर में पहली बार गुमशुदा अफराद के हवाले से टेलीविजन पे खबर नशर हुई या यूं कहीं टेलीविजन नशरियात गुमशुदा अफराद के लिए शुरू की गई। और फिर जजीरे दुनिया में बहुत है, वेस्ट इंडीज भी ऐसे जजीरों का एक मंबा है। तो 1958 में वेस्ट इंडीज फेडरेशन का कयाम जो है वो जजीरों को मिला के एक फेडरेशन बनाया गया। तारीख थी आज की और साल था 1958 का। अमेरिका एक बड़ी ताकत दुनिया में मानी जाती है, कभी इसको खुदाई फौजदार भी माना जाता है। दुनिया में बहुत से लोग इसका या बहुत से रियासतें मुखालिफ भी हैं, सपोर्ट में भी हैं, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस तो अमेरिका पे पूरी तरह फिट आता है। 1959 अलास्का, ये जो अलास्का की फॉरेस्ट के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। अलास्का एक बड़ा इलाका है या एक स्टेट है, तो उस स्टेट को बनने का जो शर्फ है वो 1959 में आज की तारीख में बना। और ये 49वीं स्टेट बनी थी अलास्का, अमेरिका की तारीख थी आज की। और फिर जब हम अमन की बात करते हैं तो अमेरिका में अमन की बात जब की जाती है तो आम लोगों को एक शक रहता है कि अमेरिका वही अमन की बात करता है जहां उसके मुफादात हो। तो क्यूबा, सदर कातरू का नाम भी आपने सुनोगा, क्यूबा बड़ा मुल्क है और उसकी तारीख भी बहुत ही साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मिलती जुलती है। 1961 था, अमेरिका ने अपने अमन जो उसके मुफाद का अमन हो उसके लिए क्यूबा से सियासी रवाबित ख़त्म किए। एक नया जो डायमेंशन जो वहाँ के हालात का सियासत का था उसको उसकी वजह से नया डायमेंशन भी मिला था। और आप मुझे कंप्यूटर पे भी देखते हैं, घर घर में अब कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में एप्पल कंपनी, यूजुअली आप देखते हैं वो सेब जो होता है एप्पल कंपनी का वो ट्रेड मार्क है लेकिन आधा खाया हुआ, कश्मीरी में कहते हैं चुप निकाला हुआ। वो कंप्यूटर 1977 में आज की डेट में वजूद में आया था। तारीख थी 1977 की, उसकी एक अपनी तारीख है और वो तारीख जो एप्पल कंप्यूटर की वो अलग सी है, लेकिन आज की तारीख में 1977 में एप्पल कंप्यूटर वजूद में आया था। और फिर जब अमन की बात करते हैं तो हम लोग की बात भी करते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अमन के लिए आज भी हाथ उठाए हुए लोग हैं और वहाँ पे अमन न होने की असल वजह
करप्शन को बताया जाता है। आमतौर पर अफ्रीका दुनिया के सबसे गरीब तरीन इलाकों में माना जाता है और उस गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है कि अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, और अमीर और गरीब में ये फ़र्क करप्शन की वजह से है। और जब कहीं पे करप्शन हो, जब अमीरी गरीबी हो, तो टेररिज्म, दहशतगर्दी, ये सब कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। तो वहाँ पे जो टेररिज्म है, एक टाइम पे 2000 अफराद आज की तारीख में, साल 2015, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2015 में आज की तारीख में 2000 अफराद एक ही हमले में एक ही वक्त में मारे गए। और ये मारे थे वहाँ जो दहशतगर्द, उन दहशतगर्दी के हमले में एक ही वक्त में 2000 अफराद मारे गए थे। तो ये थी आज की तारीख के औराक, और आज की तारीख में माजी को हम याद रखें ताकि मुस्तकबल में ये माजी या रखा हुआ माजी हमें सबक भी सिखाएगा। बिल्कुल, तारीख पर एक नजर, लेकिन तारीख के साथ साथ अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं और प्रोग्राम में जो खबरें हैं उन पे नजर डालते हैं। तज्जिया होगा, तबसरा होगा, हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे जिनसे हम मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल दिन की बात करेंगे और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी हमने कल पेट्रोल पंपों पर बड़ी बड़ी लाइनें देखी और कई अफवाह जो है वो बाजार में गर्म थी। इस बीच ऑयल टैंकर्स का जो है वो ड्राइवर्स प्रोटेस्ट भी कल बहुत सी जगहों पे देखने को मिला, लेकिन उसके साथ साथ सूबाई इंतजामिया को भी आगे आना पड़ा। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो मरकज से भी इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और मरकज ने भी इस बात को भांपा कि ट्रक ड्राइवर्स जब एहजाज पर जाएंगे तो ज़रूरी बाजारों में और लोगों को आम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल साहिल, कल का दिन जो था ये बवाल वाला दिन था। और कल न सिर्फ डीजल, ऑयल, पेट्रोल वगैरह जो टैंकर्स हैं उनका सड़कों पर एहतजाज रहा, लगभग शोबे ट्रांसपोर्ट का हर तबका जो है, चाहे वो बस है, मिनी बस है, ट्रक है, टैंकर है, जितने भी हैं उन सब की हड़ताल रही। सड़कों पे कहीं गाड़ियां खड़ा रहीं तो उसकी वजह से जाम हुआ। और फिर जब टैंकर्स वगैरह इस हड़ताल में देखने को मिले, 72 घंटे की जो हड़ताली कॉल दी गई थी, उसके बाद टैंक पेट्रोल पंपों के बाहर जो है वो एक कतार लग गई। मुझे 2019 याद आ रहा था, 2019 के इस वक्त हमारे पास खबर है कि हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। कल रात देर गए 10:30 बजे मैंने ट्रांसपोर्टर से बात की थी तो उनका कहना था कि हड़ताल ख़त्म नहीं है, आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन रात देर गए से खबरें निकल के आ रही कि हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स ने वापस ले ली है। शबीर अहमद मट साहब ये हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है कश्मीर ट्रांसपोर्ट, उनके प्रेसिडेंट भी हैं। हम सीधा उन्हीं के पास पहले चलते हैं क्योंकि बड़ी खबर है। मट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मट साहब जी सनम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आला हुकाम तक हमारी बात पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमने पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। जरा हमारे नाजरीन को सीधा बताएं, क्या हड़ताल वापस ले ली है ट्रांसपोर्टर्स ने? तो क्या मामूली जिंदगी पे से आज काम चलेगा? सही बात है कि कोई भी चक्का जाम नहीं होगा। ये जो हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो सेंटर में बैठी थी, उनकी कल एक मीटिंग ऑनरेबल एचएम साहब से हुई। अभी ये बिल उन्होंने बोला कि ये बिल पास नहीं हुई, ट्रांसपोर्टर के राय के बगैर ये बिल पास नहीं होगी। एलजी साहब भी दिल्ली में थे, उन्होंने भी हमारी बात उधर उठाई थी। हम उनका भी शुक्रिया करते हैं, एचएम साहब का भी शुक्रिया करते हैं कि जो उन्होंने हमारी बातें उठाई और इंशाल्लाह हमारी आइंदा कोई भी आज चक्का जाम नहीं रहेगा। मेरी मौत वाना अपील है, जितने भी कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्ट रहे ड्राइवर साहिबान है जो भी कहीं पर है, उनसे मौत वाना अपील करता हूँ वो नॉर्मल जैसे वो चलते थे अपनी गाड़ियां चलाएं और लोगों की खिदमत करें। इसमें जरा हमारा जो सिस्टम ट्रांसपोर्ट का है उसमें ट्रक भी है, उसमें बस भी है, उसमें मिनी बस भी है, उसमें ऑटो भी है, क्योंकि पब्लिक सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट का, क्या इसमें ये सब हैं या कोई पर्टिकुलर लोगों ने हड़ताल वापस ली है? ये थोड़ा सा साफ कर दे। बस वालों ने वापस लिया है, ट्रक वालों ने वापस लिया, सब ने वापस लिया? अब कोई भी चक्का जाम नहीं है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो हमारी सेंटर में बैठे हैं उनके साथ जो हमारे चेयरमैन अजीत सिंह साहब है उनके साथ बात हो गई। कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोई भी चक्का जाम नहीं रहेगा ऑल इंडिया में, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, मिनी बस हो, ऑयल टैंकर हो, कोई भी हो, नॉर्मल जैसे जिंदगी चलती थी वैसे ही चलेगी। चलिए ये हो गई। अब एक बात, अब जरा सवाल आपका पॉइंट है हिट एंड रन केस है, अभी तक वो सरकार ने लागू नहीं किया लेकिन प्रपोजल आया था, एक तरह से कह सकते हैं बिल आ ही चुका है। लेकिन मुझे एक सवाल एक दो पूछने आपसे, शायद आप हमारी, क्या ये हिट एंड रन वाले पे ही आप हड़ताल पे थे या कोई और मुद्दा था? और इस हिट एंड रन के बीच में
साफ जाहिर है एक ड्राइवर हमारी इकोनॉमी का, हमारा सबका वो जो है प्राइमरी पिलर है, उसके बगैर हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। ये सारे जो मामलात हैं, इन मामलात में ट्रांसपोर्ट हजरात पर भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरा भी हक है। मैं अगर ट्रैवल करता हूं तो मेरे भी कुछ हकूक हैं। अगर आपके हकूक की बात करेगा तो हमारे हकूक की बात कौन करेगा? सही बात है कि जो हमारे ड्राइवर साहिबान ने ये इन्होंने बोला था कि इनको 10 साल जेल और 7 लाख पेनल्टी पड़ेगी अगर किसी को इन्हें हिट किया। मगर हमने बार बार यही मीडिया से बोला कि ये हादसा है। हादसा जो होता है ये इंसान कोई जानबूझकर नहीं करता है। हम ड्राइवर हमारा मेन पिलर है। अगर ड्राइवर नहीं होगा, एलजी साहब को भी कहीं जाना होगा, एचएम साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को, किसी भी को ही जाना है। तो अगर ड्राइवर ही नहीं होगा तो वो कहां से जाएगा? नहीं, मैं एक सवाल देखिए, बिल्कुल ड्राइवर जो है मजदूर आदमी होता है, वो तनख्वाह पे किसी के पास कम करता है, वो कहां से 7 लाख 10 लाख जुर्माना दे सकता है? और ड्राइवर यूजुअली एक्सीडेंट नहीं करते, लेकिन ड्राइवर एक्सीडेंट 2 वजह से होते हैं, एक गफलत की वजह से और एक जो होता है जो मनशियात में ड्राइवर होता है, भांग पी के होता है, शराब पी के होता है। तो क्या आज ट्रेडर यूनियन अपने ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देंगे कि भाई साहब ये चीजें आपके लिए जुल्म है, इनसे इंसान मरते हैं, ये चीजें मत करिए? क्योंकि आम लोगों में एक ख्याल है या आम लोगों के एक जहन में बात बैठी हुई है कि हर ड्राइवर शराबी है। यूजुअली मैंने नमाजी जैसा ड्राइवर जैसा बहुत से लोग ड्राइवरों से मिलता हूं, मुझे इतने ईमानदार और इतने वो कह सकते हैं कि पक्के कोई नहीं मिला है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, लेकिन अक्सर तादाद के ड्राइवर के बारे में एक लोगों में एक बात चलती है कि ड्राइवर शराबी है, जान बचाओ, ये ऐसा करेगा। क्या अपने ड्राइवर हजरात को थोड़ा सा सबक आप सिखाएंगे कि आप अपने आप को भी थोड़ा बदलें? पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो भी कहीं भी ऑल इंडिया में ड्राइवर साहिबान हैं जी, वो ये नहीं चाहते कि कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ जाए या अगर चाहता कोई नहीं है। बिल्कुल, गाड़ियां हम भी चलाते हैं, हम भी छोटी छोटी गाड़ी चला, चाहता कोई नहीं है, लेकिन जब आदमी नशे में धुत हो तब तो एक्सीडेंट होना है। नहीं, उसके लिए तो हर जगह पुलिस होता है, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो उनको चेक करना चाहिए, उनको देखना चाहिए अगर ये गलत तरीके से चल रहा है या गलत करके है, कुछ नशा करके है। वैसे तो हमारी रिपोर्ट में ऐसा बात नहीं है। अगर उनको लगता है तो उनको उसी तरह वो गाड़ी सीज करनी चाहिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। चलिए, आप कहते हैं वहां कानून है, कानून अपना काम करे। बशीर साहब, मैं एक पैसेंजर हूं, मेरा हक है कि मुझे सीट मिले, मैं गाड़ी में मेटाडोर में चढ़ूं, मैं बस में चढ़ूं, मुझे सीट मिले, मुझे ओवरलोड में खड़ा ना होना पड़े। हमारे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो बसें हैं, एक तो ये ड्राइवर जो है बड़े एरोगेंट होते हैं, उनको बात करो तो गुस्से से झगड़ा करते हैं। एक वो चीज आप उनको कब सिखाएंगे? और मुझे एज ए पैसेंजर मेरा हक भी दीजिए ना। आप अपने हक की बात करें, मुझे बस में मैं आपकी बैठूं, मुझे टाइम पे वो कहीं पहुंचाए, जहां 10 मिनट लगते हैं वहां वो आधा घंटा लेता है, चिल्लाता रहता है लाल चौक चिल्लाता रहता है दूसरी जगह, उस पे कौन उनको समझाएगा? जी, वो हमारी जिम्मेदारी है, ये सही बात है। अगर किसी जगह कहीं कोई भी गलती हो जाएगी, हमारे पास जो हमारे नंबरात है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके नंबरात आरटीओ साहब के पास होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास होते हैं, वो उस वक्त हमको कॉल कर सकते हैं, उस ड्राइवर को बैन कर सकते हैं कि इस तरीके से चलना, इस तरीके से। नहीं, ये तो सबको नजर आता है। देखिए, मैं सीधी सी बात, आपको खरी भी लगे, मेरे आप दोस्त भी हैं, लेकिन एक बात सीधी सी मैं एक सीधी बात जानना चाहता हूं। अब आपको नजर नहीं आ रहा कि आपकी ट्रांसपोर्ट की बसों में जगह ही नहीं होती, जब वो चलती हैं वहां मेटाडोर में, बस में, वहां खड़ा लोगों को बैठना पड़ता है। ये आप लोगों को खुद नजर नहीं आता है, ये उस ड्राइवर को नजर नहीं आता है। ये अब हर कोई फोन करने बैठेगा, क्यों करेगा फोन? नहीं, सही बात वो भी है। इनके मुश्किल तो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं कि अगर ओवरलोड हो गया तो ये पैसेंजर को भी देखना है ना कि वो ओवरलोड नहीं। मेरी मजबूरी होती है, मुझे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे, मेरी मजबूरी है, लेकिन आपकी भी आप तो हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं ना। साहब ने जो मुस्पर साहब है, उन्हें इस पर बहुत सख्ती से चलाई कि कोई भी ओवरलोड में न बैठे। और उसके साथ साथ दूसरा, नहीं, जब भी किसी ड्राइवर से बात करो, आम लोग ये कहते हैं नियरस पान याज कर लड़े, याज कर ये बचावज पान। ये ड्राइवर पे जो टैग लगा है जगड़ालू का, गुस्सेल का, ये सुनना सुनने वाला, ये क्या कोई इस हवाले से आप ठीक करेंगे इसको? इंशाल्लाह जो हमारा लाया लगा इसको बिल्कुल तमीज से पेश आएगा और कोई भी हमें शिकायत मिलेगी उस ड्राइवर को हम बैन करेंगे। शिकायत एक और मुझे ड्राइवरों ने बताया है, एक और बात बताई है, मुझे बताया है ड्राइवरों ने ही, मैं कल शाम से बात कर रहा था, ड्राइवर हजरात ने खासतौर पर उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन जो बनी है वो हमसे बड़ा पैसा, हर ट्रिप पे वो हमसे पैसा लेते हैं। एक तरह से उन्होंने कहा कि वो हमसे वो जो जुर्माना ही एक तरह से उन्होंने कहा,
उस पैसे का कोई हिसाब नहीं देता, कोई बताए वो पैसा कहाँ जाता है, क्या ट्रेड यूनियंस जो हैं इनकी उस पैसे का कोई वाइट पेपर सामने रखेंगी, बताएंगी कि हमारा कितना पैसा आया और कहाँ पे खर्चा हुआ, ड्राइवर्स की वेलफेयर के लिए कितना खर्चा हुआ, कोई बताएगा आपका? जी, ये सबके पास होता है, जिनके इनके लाइसेंस होते हैं, जो सर्विस लाइसेंस होती है वो इसीलिए होती है। हर एक चीज का हिसाब होता है, हर चीज का एक लायमल बना होता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बात कर दी, हम आपसे करें मौका मिला तो तफसील से बात भी करेंगे, लेकिन सुबह सुबह प्रोग्राम में वक्त इतनी नहीं है। वजह दुरानी हमारे साथ हैं, क्योंकि आज ये जो मामला है अमीन, इसमें जिम्मेदारी जो है, अगर ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल, बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वजह दुरानी मेरे साथ मौजूद हैं। वजह दुरानी SRTC यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और EJAC के भी प्रेसिडेंट हैं। तो SRTC की एक जिम्मेदारी आज बनती थी इस हड़ताल में, सबसे ज्यादा अगर हमने माजी में देखा है कहीं ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक वाले हड़ताल हो जाती थी, SRTC को इन सर्विस लाया जाता था। आज क्या ऐसा, अगर ये हड़ताल कंटिन्यू होती तो क्या SRTC ये सर्विस आज दे पाती या नहीं? क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं SRTC के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है। वजह दुरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा आपसे ही जानेंगे, अगर आज ये सारी सिचुएशन आ जाती, ये हड़ताल अब कंटिन्यू हो जाती, तो क्या SRTC उस लायक थी कि सरकार उसको एंगेज करती? उस काबिल, मैं लायक नहीं कहता, मैं इस काबिल, उसके पास उतना मैन पावर, उसके पास मशीनरी है कि वो आज लोगों को इस सारी परेशानी से निकालने में सामने आ जाती? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। सबसे पहली बात यह है कि मसला वो नहीं है, RTC के पास जितना मेन पावर है, जितना उसके पास गाड़ियां हैं, वो हम इन फुल पब्लिक की सहूलियत के लिए हमने रखा है और रखते भी, और हमने अपनी गाड़ियों का फ्यूल भी 4-5 दिन के लिए उसको स्टोर किया था। लेकिन मसला ये है, उससे तो मसला हल नहीं होगा। चलो RTC आपको अपना तमाम जितना भी फ्लीट है जम्मू कश्मीर में उसको सड़क पे उतारेगी ताकि लोगों को राहत मिले, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जो ये ड्राफ्ट बिल है उसमें जो प्रोविजन रखा गया है उस पर बात करने की जरूरत है। सरकार को देखना चाहिए कि ये ड्राइवर जो है, जो इकोनॉमी को चलाते हैं, यही मुल्क को चलाते हैं, और अगर आप इनके साथ इस तरीके का कानून लाएंगे तो उससे तो उनकी तबाही होगी। अलबत्ता ये भी जरूरी है कि हिट एंड रन केस में जहां पे लगाम लगाने की जरूरत है, तो इसके बगैर भी हम उस ड्राइवर की लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। वो 7 लाख रुपए से ज्यादा बड़ी पनिशमेंट होगी, वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा अगर उसको आपने 1-2 मौके दिए, तीसरी बार उसकी लाइसेंस खत्म कर दीजिए। दूसरा ये है कि अगर आपको जुर्माना इसलिए लगाना है कि ताकि हिट एंड रन केस में कमी आ जाए, तो जुर्माने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई बेचारा परेशान होगा, लेकिन एक्सीडेंट में कमी नहीं आएगी। उसमें आपको बाकी इकदाम उठाने की जरूरत है। आप अपनी सड़कें देखिए, आप अपने ट्रैफिक का निजाम देखिए। आज के जमाने में आपके पास आइडेंटिफाइड बस स्टॉप नहीं है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप मुझे बताएं क्या बस स्टॉप कहीं पे आइडेंटिफाइड है? वो भी एक वजह बनती है जब गाड़ी के पीछे पैसेंजर दौड़ते हैं, ड्राइवर को रोकते हैं बीच सड़क में। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपकी नॉलेज में लेता चलूं। सरकार ने एक सर्वे किया था कि एक्सीडेंटल स्पॉटों को आप आइडेंटिफाई करो। 77 एक्सीडेंट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए कश्मीर से लेकर कुपवाड़ा के बॉर्डर तक, और सरकार ने 77 एम्बुलेंस को अरेंज खरीदा। वो एम्बुलेंस आज भी हेल्थ सर्विस के पास है और वो खत्म हो गई, उनका डेट भी चला गया, लेकिन एक भी एम्बुलेंस उस स्पॉट पे नहीं रही। तो सरकार को खाली ड्राइवर नजर आता है। सरकार को देखना चाहिए एक्सीडेंट की जो वजूहात है उन पर काम करे। वो सीधे तौर पर आप एक ड्राइवर को ही मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ड्राइवर तो एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता है। आप इल्जाम उठाइए। आपने इंश्योरेंस कंपनी की भी लायबिलिटी लिमिटेड कर दी, क्या वजह है? अगर ये गाड़ी वाला 20,000 50,000 इंश्योरेंस वो देता है, आपने उनकी लायबिलिटी को भी कम कर दिया, भाई इतने लाख तक वो देगी, उसके बाद में ड्राइवर या ऑनर देगा। गारज ये कहना है कि जहां पर आप ड्राइवर को नकेल कस रहे हो, वहां पे आपको अपने सिस्टम पे भी नजर डालनी पड़ेगी, आपको अपने अप्रोच पे भी नजर डालनी पड़ेगी। हम चाहते हैं शुरुआत कहीं से करें। देखिए, अगर सरकार के दांत खट्टे नहीं है, लेकिन किसी न किसी को शुरुआत करनी है ना, तो किसी जगह से शुरुआत करें। तो चैरिटी बिगिनिंग एट होम। पहले सरकार, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वी पीपल, यू एंड मी।
यस बिल्कुल, हम तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आरटीसी सर्विस देगी और सरकार इस हड़ताल में, अगर हड़ताल होगी, हड़ताल तो वापस हो गई, जब भी कोई भी मसला होता है एसआरटीसी फोर फ्रंट पे रहती है। नहीं, मैं देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में लाने का मुझे यही मुद्दा मकसद है, क्या आपके पास पेट्रोल पंप हैं? क्योंकि इसमें टैंकर्स का इंपॉर्टेंट रोल था आज की इस हड़ताल में। अगर ये कल दोबारा हड़ताल हो जाती है, क्या एसआरटीसी के पास वो पेट्रोल पंप है कि वो लोगों को गाड़ियां आपके पास हैं, आपका ड्राइवर भी आएगा, लेकिन पेट्रोल नहीं होगा तो वो चलेगी कैसे? क्या आपके पास पेट्रोल पंप है? हमारे पास एचएसडी पंप है, डीजल पंप से हमारे पास बारामूला में है, जमुना में है, ये पापोर में है, जम्मू में है, बहुत सारी जगहों पे है। मान लिया उन पेट्रोल पंप्स पे टैंकर जो हैं क्या आपके पास हैं? हमारी जाती तो नहीं है, लेकिन जाती नहीं है, यानी आपको फिर दोबारा यही, मैं कल शाम से यही देख रहा था कि एसआरटीसी के पास कोई टैंकर है या नहीं है। अब मैं बराह रास्त आपसे ये सवाल इसलिए नहीं किया, मैं जानना हकीकत अब मेरी जनता जानना चाहती है कि अगर आपके ड्राइवर को निकाल दिया घर से, भाई वो काम पे आ गया, वो टैंकर ले, उसके पास तेल ही नहीं हुआ, उसको खुद जाना है, पहले दूसरे टैंकर वाले की मेहनत करना है कि इन हड़ताल खत्म करो, पहले मेरे पेट्रोल पंप पे तेल जाओ। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जब चाहती है, गवर्नमेंट के पास स्टोर होता है पेट्रोल, उनके पास खुद के रिसोर्सेस होते हैं कि वो हमें वो प्योर मुहैया कर सकते हैं, लेकिन मसला वो नहीं है, वो भी किसी नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट का, यहाँ पे आज अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? अगर ये हड़ताल कंटिन्यू रहती, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नेगोशिएट कर सकती है, और तो कुछ नहीं कर। मैं वही कहता हूँ, अगर आपके पास पेट्रोल पंप हैं तो उन तक वो स्टोर्स में पेट्रोल है, यहाँ पामपोर में पेट्रोल है हेडक्वार्टर में, लेकिन उस पेट्रोल पंप तक पेट्रोल कैसे लाते? हाँ, हमारे पास पेट्रोल या डीजल है, वो 2-4 दिन, मैं पंप की बात करता हूँ, नहीं एक दिन का है आपके पास, मेरे पास डाटा अवेलेबल है, आपका सिर्फ 4 घंटे का पेट्रोल है, उसके अलावा नहीं। अगर इस तरह की कंडीशन आती है, 4 घंटे के बाद क्या करेंगे? देखिए मैं 4 घंटे छोड़ दिए, 4 दिन के बाद भी क्या करेंगे अगर प्रोलॉन्ग हो जाती? तो अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो चुके आपके रिसोर्सेज। यस एग्जैक्टली, तो इसीलिए सरकार तो आपकी जमीनी जो है वो आपकी जमीनी भी खत्म हो गई, दिल्ली में आपकी जमीन थी वो भी खत्म हो गई, यहाँ पे जमीनी थी वो खत्म हो गई, उसका कुछ पता है वो कहाँ गई है? आपके पास जो एसेट्स थे, लाल चौक में आपकी जमीन होती थी, वो कहाँ गई? दिल्ली की जमीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ली है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कंपनसेट नहीं किया, सब्स्टिट्यूट लैंड। मैं वही देख रहा था। जी सर। आपके लाल चौक को कंपनसेट नहीं किया गया, आपके टीआरसी को कंपनसेट नहीं किया गया, आपका वो हेड ऑफिस को कंपनसेट, आपका यहाँ तो संगरमाल कॉम्प्लेक्स बना उसको कंपनसेट नहीं किया गया। क्यों? एसआरटीसी के लीडरशिप जो है, मुझे आप लोगों से गिला है। जनाब ये गिला आपको सरकार से और पॉलिसी साधु से करना चाहिए। हमने तो हम स्ट्रगल कर सकते हैं, हम पॉलिसी मेकर्स नहीं है, लेकिन हम ये अपनी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके पास इस वक्त 10 से ज्यादा 15 गाड़ियां हैं जो इस वक्त उस पे बैटरी पे चलती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। 40 गाड़ियां हैं जो बैटरी, वो मैं श्रीनगर के बात करूँ, JNK में 40 के, हमने कश्मीर में 200 गाड़ियां बिल्कुल 4 दिन का उनके पास, हमारे पास स्टॉक है फ्यूल का, और 200 गाड़ियां इस वक्त पर श्री कश्मीर में है, जिसमें 110 गाड़ियां हम डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमने रखी है, और जो 90 गाड़ियां हैं वो नेशनल हाईवे और बाकी। चलिए वजाद जी, बहुत शुक्रिया वजाद जी ज्वाइन करने के लिए। जिम्मेदारी आपकी भी है, यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सरकारी मुलाजिम तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां हैं, कुछ पॉइंट्स उठाने की। अगर आज प्रोलॉन्ग हो जाती तो इस प्रोलॉन्ग में एसआरटीसी को यूजुअली हम इन एक्शन में लाते हैं, लेकिन क्या कुछ होता है। जिस वक्त अजय बल्ला से कल रात देर गए, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मरकजी सेक्रेटरी हैं, जरा उनका स्टेटमेंट सुनते हैं अमीन, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं।
आप अपने काम पर वापस लौट आए। ये मरकजी सेक्रेटरी है और उनकी बात जो हुई कल ट्रांसपोर्टर्स से, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के साथ, उसके बाद आज की जो प्रपोज हड़ताल थी, फिलहाल चक्का जाम जो था फिलहाल मुलतवी हो चुका है। आज नॉर्मल पे लाइफ चलेगी, पटरी पे जिंदगी वापस आएगी, लेकिन इस हड़ताल ने कई पोल खोल दिए। वो क्या मामला थे उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं साहिल, इसके बाद हम बाकी आगे बढ़ेंगे। पहले कमर्शियल ब्रेक।